हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। आपका सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं क्या, क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी में बोले तो जलवायु विज्ञान। इसमें कुछ हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह पीछे आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, एल्बिडो क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए लिखा गया है, सूर्य ताप की जो मात्रा किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए शून्य में वापस लौट जाती है, मतलब सूर्य ताप की, सूर्य मतलब सूर्य के प्रकाश की ना, सूर्य ताप की वह मात्रा जो किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए शून्य यानी अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित सूर्य ताप कहते हैं और इसी परावर्तित सूर्य ताप को एल्बिडो कहते हैं। याद रखिएगा, यानी सूर्य ताप की वह मात्रा जो किसी सतह से टकराकर बिना सूखे हुए अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तित सूर्य ताप या फिर एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो, यानी जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो है वो 24 से 34% के बीच पाया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसके बारे में बताना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पीछे पूछा गया है। तो देखिए लिखा गया है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर जिसको आप अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं आप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है। क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में, ठीक है ना, अचानक सर्दियों में बारिश लाता है। कहाँ लेके आता है, भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में क्या करता है, बारिश लाता है। आगे कह रहा है, यह बरसात मानसून की बरसात से अलग होती है। अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती हैं और भारत के संबंध में एक पश्चिम दिशा से आती हैं, इसीलिए इनका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी जो आपका पश्चिमी विक्षोभ, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है जिसको आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो कि आपका भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में ना अचानक सर्दियों के मौसम में क्या करता है, बारिश लाने का काम करता है। और यह जो बरसात होती है मानसून के बरसात से काफी अलग होती है। आगे क्या कह रहा है, अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती हैं और भारत के संदर्भ में पश्चिम दिशा से आती है, मतलब भारत में क्या होता है, पश्चिम दिशा से आती हैं। यही कारण है कि इनका नाम क्या रखा गया है, पश्चिमी विक्षोभ रखा गया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चिनूक पवन किस प्रकार की हवा है। कौन सी पवन, चिनूक पवन किस प्रकार की हवा है। तो देखिए लिखा गया है, यह उत्तर पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। क्या है, यह उत्तर पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। कहाँ चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह राकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोरेडो से उत्तर में कनाडा से ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। कहाँ, राकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोरेडो से उत्तर में कनाडा से ब्रिटिश कोलंबिया तक क्या होती हैं, चलती हैं। इस हवा का औसत तापमान 40 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 40 फ़ारेनहाइट होता है। आगे कह रहा है, इसके फलस्वरूप धरातल पर बर्फ अचानक पिघलने लगती है। यानी जब ये हवाएं चलती हैं, आपको चिनूक पवन जब चलती है तो धरातल पर जो बर्फ रहती है, जो हिम रहता है, वो पिघलने लगता है। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इससे बर्फ पिघल जाती है और घास उगाती है। यानी जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। इससे होता क्या है, जहाँ बर्फ जमी रहती है वो पिघल जाती है, वहां पे घासें उगाती हैं। ठीक है ना, इसलिए पशुपालकों के लिए लाभदायक होती हैं। इस कारण
बर्फ पिघल जाती है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इस पवन को हिमभत्सी पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमभत्सी भी कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सीएफसी क्या है, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए दिया गया है सीएफसी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार की गैस है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो दिया गया है सीएफसी। एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ठीक है ना, क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना, जो किससे बनता है, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से, इनमें से किसी से बन सकता है। आगे कह रहा है ये मानव निर्मित गैस है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, मानव निर्मित गैस है। ये गैस है आमतौर पर रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज बोलते हैं, ठीक है ना, और एयर कंडीशनर द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है, सीएफसी भी ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल गैसों में से एक है। यानी जो आपका सीएफसी है, एक ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें होती हैं उनमें भी क्या है, उनमें से एक है। आगे दिया गया है अतः इसके द्वारा ओजोन परत को नुकसान होता है। ठीक है ना, यानी सीएफसी गैस जो है, इसके द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है, उसको क्षति पहुंचती है। ठीक है, आगे क्या है, सीएफसी को प्रियॉन गैस भी कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना आप लिख देते हैं तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर मिल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं या फिर क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, दिक्कत हो सकती है। देखिए, वायु के निश्चित आयतन पर, ठीक है ना, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा, वायु रहेगा एक निश्चित आयतन पर, जिसमें उसमें उपस्थित जितने भी जलवाष्प होते हैं, उसी की मात्रा को, जितनी भी जलवाष्प उपस्थित हो सकती है, उसी मात्रा को क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। फिर देखिए, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। मतलब एक निश्चित वायु का आयतन रहेगा, उसमें कितनी आपकी आएगी, कितने जलवाष्प की मात्रा रहेगी, उसी को क्या कहा जाएगा, आपका निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, आपका 10 या 12 मिनट की होगी, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेंगे तो आप जहां चाहे वहां आराम से प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। और इसमें 8 प्रश्न कवर अप किया गया है। वैसे तो 5 प्रश्न कवर अप किए जाते हैं, लेकिन 8 के 8 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, इस वजह से इसको क्या कर रहे हैं, हम कवर अप कर रहे हैं। इसमें थोड़ी बड़ी होगी, उतना आप पढ़ ही सकते हैं, आपको अगर पढ़ना है तो। चलिए देखते हैं, अगला क्या है हमारा, विशिष्ट आर्द्रता। क्या है, विशिष्ट आर्द्रता से आप क्या समझते हैं, तो देखिए दिया गया है 1 किलोग्राम आर्द्र आयु में, किसमें ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम आर्द्र आयु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान या भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। मतलब 1 किलो आर्द्र जलवायु में 1 किलो आर्द्र वायु में कितने ग्राम जलवाष्प उपस्थित होती है, उसी भार को क्या कहा जाता है दोस्तों, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे याद रखिएगा। आगे, इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली वायु में स्थित, ठीक है ना, वास्तविक आर्द्रता की मात्रा है, और मात्रा किसमें रहेगी, ग्राम या किलोग्राम में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी देख लीजिए, 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु मतलब जिसमें ऐसी वायु जिसमें नमी रहे, ठीक है ना, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, 1 ग्राम आर्द्र वायु में मौजूद 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में, किसमें, ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान या भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली वायु में स्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप इससे जुड़ी जो भी वीडियो चाहते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की वीडियो भी पढ़ने वाले हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा MA का, BA का, उसको जाकर के आप वहां से जरूर विजिट कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी निश्चित आयतन एवं तापमान वाली वायु में, क्या, किसी निश्चित आयतन एवं तापमान वाली वायु में स्थित वास्तविक जलवाष्प और उस वायु के अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी निश्चित प्रकार की आयतन एवं ताप वाली वायु रहेगी, उसमें कितना जलवाष्प इस समय है, मतलब कितनी मात्रा में जलवाष्प है और अधिकतम कितने मात्रा में जलवाष्प धारण कर सकती है, इसी दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वायु है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा जो है आर्द्रता अभी है, ठीक है, थोड़ी सी आर्द्रता है, और एक क्या कर पाए, पूरा फुल आर्द्रता धारण कर सकती है। तो थोड़ी सी आर्द्रता और पूरा फुल आर्द्रता, इन दोनों के बटे को अगर हम अनुपात कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता। जैसे मान लीजिए 1 लीटर का डब्बा है, ठीक है ना, क्या है, 1 लीटर का डब्बा है और उसमें क्या किया गया है, आधा लीटर पानी भरा गया है, ठीक है, तो आधा लीटर पानी ओ और पूरा 1 लीटर पानी इसमें आएगा। कितनी क्षमता है इसकी, 1 लीटर, मतलब आधा लीटर और पूरा 1 लीटर का जब अनुपात कर दोगे आप, बटे में कर दोगे, वही क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित आयतन एवं तापमान वाली वायु में, किसी निश्चित आयतन एवं तापमान वाली वायु में स्थित वास्तविक जलवाष्प, मतलब कितना उसमें वास्तव में जलवाष्प स्थित है, और उस वायु के अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता, और उसमें कितनी अभी कितनी मात्रा में है और अधिकतम कितनी धारण कर सकती है, इन दोनों की क्षमता के अनुपात को क्या बोलते हैं दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आगे क्या दिया गया है, इसे सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न क्या है, तापमान की विलोमता या फिर तापीय विलोमता या फिर तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, इसके बारे में जिक्र करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। सामान्य तौर पर वायुमंडल के क्षोभ मंडल में, क्या सामान्य तौर पर क्या होता है, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में ह्रास यानी कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्षोभ मंडल की बात हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लग जाए, याद रखिएगा, जब ऊंचाई के साथ, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे तापमान अगर आपका घटे नहीं बल्कि बढ़ने लगे, तब इस विशेष दशा को क्या बोलते हैं, तापीय विलोमता या फिर तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी देखिएगा एक बार, सामान्य तौर पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्षोभ मंडल में वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है किसी दशा में, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तब इसी दशा को क्या बोलते हैं हम, तापीय विलोमता या फिर तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। दोस्तों आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश फिर से करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और यार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।